अरे नहीं, आज 5 है लेक्चर बा। आज लेक्चर नंबर 5वां है भैया। चलो चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। सल्टाते हैं। अपन ने सब कुछ पढ़ लिया था बाई डीएससी में। अब एक दो चीजें और मुझे बतानी है बाई डीएससी में। अधिकतम न्यूनतम मैक्सिमम मिनिमा की संख्या भी अपन ने पढ़ ली थी दोस्तों। हाँ सर, पढ़ ली थी। और क्या सर, बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। अब देखो बाई डीएससी में जो फ्रिंजें बनती है ना, उनका शेप, ठीक है। तो बाई डीएसई में फ्रिंजों का शेप, फ्रिंजों का आकार, फ्रिंजों का आकार। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, किस आकार की फ्रिंजें बनती हैं। तो देखो केस वन में अपन क्या कह रहे हैं, स्लिट तल व स्क्रीन, पर्दा व पर्दा एक दूसरे के समांतर हैं। पर्दा एक दूसरे के समांतर हैं। कैसे हैं बेटा, समांतर। अगर स्लिट प्लेन और पर्दा एक दूसरे के समांतर हैं दोस्त, तो जो स्लिटों का आकार होता है वो कैसा होता है, अतिपरवलयाकार। अतिपरवलयाकार फ्रिंजें बनती है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं हाइपरबोलिक, ठीक है। तो वैसे तो हम पर्दा ऐसे बना देते हैं, एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, लेकिन पर्दा ऐसा थोड़ी ना होता है। पर्दा जैसे होता है, पर्दा एक प्लेन होता है। दिस इज पर्दा, पर्दा नसी को बेपर्दा न करे तो, ये पर्दा होता है भैया, स्क्रीन। अब पर्दा ऐसा थोड़ी ना होता है। पर्दा क्या होता है, पर्दा कैसे होता है भैया, ऐसा है ना, ये प्लेन है ना, ऐसा अपन को सामने से लाइन दिख रही है। पर्दा ऐसे रखा रहता है, वो हम, मुझे पूरा पर्दा दिख रहा है, मुझे पूरा पर्दा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये लाइन, आपको सिर्फ ये लाइन दिख रही है, लेकिन वास्तव में पर्दा ऐसे होता है। अगर आप सामने से देखो तो ऐसे दिखेगा, अर्जुना का मॉड्यूल ऐसा दिखेगा बेटा पर्दा। तो पर्दे पर बेटा जो फ्रिंजें बनती हैं उनका शेप ऐसा होता है। मैं पहले पर्दा बना दूं, सामने से पर्दा बेटा ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। बीच में हो वैसे सेंट्रल मैक्सिमा, बीच में क्या हो वैसे बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसके अलावा जो फ्रिंजेस बनती हैं बेटा वो ऐसी बनती हैं, अतिपरवलयाकार, हाइपरबोलिक, ऐसे हाइपरबोलिक। इस तरीके की फ्रिंजें बेटा बनती हैं, फ्रिंजों का शेप होता है केस 1 में। सर केस 2 में क्या होता है, हम का केस 2 देखिए। केस 2 में बेटा हम कह रहे हैं स्लिट तल व पर्दा एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हूं। अच्छा सर, इसकी फोटो तो बना दो थोड़ी सी और। तो हम कहते हैं समांतर का मतलब ये हुआ, ये पर्दा है अपना, ये स्लिट तल है। ये क्या बेटा, स्लिट तल, ठीक है। ये सेंटर वाली लाइन पर यहाँ क्या बनता है, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बनता है दोस्त। सोर्स कहाँ होते हैं, इधर सोर्स होते हैं, इधर। इस सोर्स का नाम क्या हो वैसे, इसका नाम हो वैसे S1 और इसका नाम क्या है बेटा, S2, ठीक है। ये स्लिट तल है, स्लिट मतलब छिद्र वाला तल। बताओ ये एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है? यस सर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। यस सर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। सर दोनों जगह क्लास चल रही है बेटा। साहब अभी तो मैं यही हूँ, अभी कहाँ याद तब आती जब कोई छोड़ के चला जाता है, हमको तो आलिया तक की याद नहीं आती है। यही तो है, डरी रहती है घाट ऊपर में। मैं तो अभी यही हूँ, अभी कहाँ से याद है। चलिए, अब एक दूसरे के लंबवत हैं, तो क्या सीन होगा। तो देखना सीन क्या है, एक दूसरे के लंबवत का मतलब क्या हुआ। ये तो हमारा पर्दा है, ये क्या है बेटा, पर्दा। इतना बड़ा नहीं बनाओ मास्टर, थोड़ा छोटा बना दो, और भी चीजें तो बनानी है। ये पर्दा है, पर्दा नसी को बेपर्दा न करे तो। ये स्लिट तल है, एक सोर्स यहाँ पर रखेला है और एक सोर्स यहाँ पर रखेला है। दिस इज S1, दिस इज S2, ठीक है, S1 S2। तो अभी यहाँ से दो किरणें जाएंगी या दो तरंगें जाएंगी और यहाँ पर व्यतिकरण कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। तो जरा सोचो, अगर यहाँ से दो तरंगें जा रही हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो बेटा ये तरंगें ऐसे नीचे भी जा रही होंगी, सामने भी जा रही होंगी। आप देखो ना कि यहाँ से तरंगें जा रही हैं, सामने पर्दा है, तो एक व्रत बनाएंगे बेटा। फ्रिंजें कैसी बनेंगी, फ्रिंज कैसी बनेंगी बेटा, व्रत। यहाँ से यहाँ जा रही है ना, तो जैसे ऊपर जा रही है वैसे नीचे भी जाएंगी, बिल्कुल सेम तरीके से नीचे भी जाएंगी यहाँ पर। अब जैसे नीचे जाएंगी वैसे इधर साइड में भी जाएंगी, अंदर भी जाएंगी। तो आप सोच के देखो बेटा कि इस सेंटर और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा है जहां पर व्यतिकरण हो रहा है, व्यतिकरण यहाँ हो रहा है पॉइंट P पर। तो इसको हम ऐसे चारों तरफ घुमाएं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, व्रत मिलेगा, ठीक है। ये हाथ है, मैंने इसको किसी कोण पर ले लिया, मैं इसको चारों तरफ घुमाऊं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, व्रत मिलेगा। क्या मिलेगा, व्रत, ठीक है। तो इस केस में फ्रिंजें वृत्ताकार होंगी, इस केस में कैसे होंगी बेटा, फ्रिंजेज वृत्ताकार होंगी। और अगर हम साइड से देखें इसको, साइड व्यू बनाऊं बेटा मैं, साइड व्यू, तो साइड व्यू कैसे दिखाई देगा। कमेंट में ज्यादा बिजी तो नहीं हो आप, अभी इंदौर में ही है क्या? हाँ बेटा, इंदौर में ही हूँ, इंदौर में ही रहता हूँ, और कहाँ जाऊंगा। सच्ची बेटा, इंदौर में ही हूँ। साइड व्यू, परदान से को बेपरदान करे तू तो इस केस में बेटा हमें फ्रिंजेस कुछ ऐसी दिखाई दे, वृत्ताकार। अभी सेंटर में
ये डार्क फ्रिंज भी हो सकती है, ब्राइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये सेंट्रल फ्रिंज है। सेंट्रल फ्रिंज हमें एक बिंदु आकार की दिखाई देगी। सेंटर वाली फ्रिंज हमें कैसे दिखाई देगी? बिंदु आकार की, यहाँ पर बिंदु बनेगा, ठीक है। बची हुई फ्रिंज इस तरीके से आपको दिखाई देगी। सेंटर में मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बेटा पथांतर पर। किस पर डिपेंड करेगा? पथांतर पर। इस पर आधारित मैंने एक सवाल भी मंगवाया था आपके लिए, आया कि नहीं आया? ये रहा, हमको दो। चलो ये सवाल आखिरी में मिलेगा, आखिरी में करवाऊं? चलो अभी ऊपर ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, सवाल ऊपर चलो जल्दी। कहा जाता है बेटा सवाल में, एक विद्यार्थी ने यंग स्लिट प्रयोग एक विद्यार्थी ने यंग स्लिट प्रयोग करते समय दो स्लिटों की जगह एक बड़ी समतल अपारदर्शी पट्टी को एक्स वाई तल में रख दिया है। इस पट्टी में दो छोटे छिद्र हैं जो 600 नैनोमीटर तरंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उत्पन्न करने वाले दो कला संबद्ध बिंदु स्रोत S1 S2 के समान है। विद्यार्थी ने गलती से पर्दे को बाई जेड में तल में रख दिया, ठीक है। जेड ग्रेटर देन 0 के समांतर S1 S2 के मध्य बिंदु से d बराबर 3 मीटर की दूरी पर रख दिया है, जैसा कि व्यवस्था में दर्शाया गया है। स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल d इक्वल टू इतना है। S1 S2 को जोड़ने वाली रेखा जहां पर्दे पर मिलती है वहां मूल बिंदु O है। पर्दे पर तीव्रता प्रतिरूप के लिए निम्न में से कौन से कथन सकते हैं? देखो यंग साहब ने क्या किया था, पर्दा ऐसे रखा था, स्लिट ऐसे बनाई थी, फ्रिंजें मिली, कैसे मिली? अति परवलय, ये समान करते हैं। इस बालक से है गलती, और गलतियों से नहीं खोज होती है, गलतियों से ही नहीं खोज होती है। इसने पर्दा सिर्फ इतना लिया, इतना ही पर्दा लिया, नीचे नहीं लिया, ध्यान देना। जेड ग्रेटर देन 0 पर ही पर्दा है, नीचे नहीं है, ठीक है। ये ऊपर जेड ग्रेटर देन 0, नीचे इधर जेड लेस देन 0 है, यहाँ पर्दा नहीं है, यहाँ पर जेड ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर पर्दा है। देखो एडवांस में क्या करते हैं, एक्स वाई जेड को बदल देंगे। अपन सामान्यतः क्या करते हैं, इधर एक्स लेते हैं, इधर वाई लेते हैं, इधर जेड लेते हैं। इन्होंने एक उल्लू बनाने की चेष्टा करते हैं, इधर वाई ले ली, जेड ले ली, एक्स ले ली। क्या फर्क पड़ता है? सर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्रोत यहाँ पर है, दूसरा स्रोत यहाँ पर है। तो इस केस में यहाँ से प्रकाश तरंग मान लीजिए इस बिंदु पर जा रही है, एक यहाँ से आगे, यहाँ से आगे, इस तरीके से, जैसे, ठीक है। सर अगर इस केस में कोई पथांतर पूछे तो पथांतर कैसे निकाला जाए? मान लो किसी ने पूछ लिया कि पथांतर कितना है, तो हमने कहा कोई लोड लेने की दिक्कत तुम्हें है नहीं, सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। सभी एंगल कितने होंगे? थीटा, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। देखो 0.6003 mm और कैपिटल डी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसकी दूरी दी गई है बेटा 3 मीटर दी गई है। तो हमें पथांतर ज्ञात करना है, तो आप क्या करो, यहाँ से एक लंब गिराओ, यहाँ से क्या गिरा दो बेटा, एक लंब गिरा दो। सर गिरा दिया, हमने बस खत्म, यही पथांतर है। क्योंकि इन बिंदुओं के बाद, वैसे इसका इसमें उपयोग नहीं है शायद, देखते हैं। इन बिंदुओं के बाद दोनों किरणें बराबर चल रही हैं, जो भी पथ का अंतर है वो इधर ही है, ये पथांतर है। तो ये वाली दूरी हमको पता है डी, ये वाली दूरी हम और आप दोनों जन को पता है, डिस्टेंस इज डी, है ना। देखो केस कैसा भी दे सकते हैं, हाइपोथेटिकल केस दे सकते हैं, काल्पनिक, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। पथांतर मतलब पथ का अंतर, हमने लंब गिराया, इसके बाद दोनों बराबर चल रही हैं। इस केस में पथांतर कौन सा हुआ? ये हरी वाली लाइन, दिस इज डेल्टा। क्या हम डेल्टा ज्ञात कर सकते हैं? सर बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। ये 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, इस वजह से क्या हो रहा है बेटा, कोण बन रहा है, तो ये वाला आधार हो गया। तो हम cos थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण कितना है, स्लिट के बीच की दूरी। तो पथांतर इस केस में कितना आ गया? d cos थीटा। पथांतर कितना आ गया बेटा? d cos थीटा के बराबर आ गया। पथांतर कितना आ गया? d cos थीटा, ठीक है। चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं, तब अपन को पता चलेगा कि निकालना क्या है, पूछा क्या है इन्होंने। ऑप्शन देखने पड़ेंगे भाई साहब, चलो ऑप्शन देख लेते हैं, डरते हैं ऑप्शन देखने से। ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कहा जाता है? एक्स दिशा में बिंदु O के इर्द गिर्द सममित फोकस के साथ अति परवलयाकार दीप्त फ्रिंजें बनेंगी। नहीं मैंने लिखवाया है। इस केस में पर्दा और स्लिट तल एक दूसरे के लंबवत है। फ्रिंजेस कैसी होंगी बेटा? फ्रिंज बताओ कैसी होंगी इस केस में बेटा? फ्रिंजेस कैसी होंगी? वृत्ताकार। और ये पूरा वृत्त नहीं बन पाएगा, ये आधा है। वैसे तो फ्रिंजें वृत्ताकार होती हैं, लेकिन बेटा ये स्क्रीन आधी है, समझ रहे हो भैया? स्क्रीन आधी है, ऊपर तो बनेगी, नीचे नहीं बनेगी, क्योंकि स्क्रीन पूरी नहीं है। यहाँ से देखना इतनी ही स्क्रीन है, स्क्रीन आधी है भाई साहब, तो ऊपर की बनेगी, नीचे की नहीं बनेगी। तो इस पर्टिकुलर केस में जो फ्रिंजें होंगी वो कैसी होंगी? अर्धवृत्ताकार। यहाँ पर जो फ्रिंज बनेंगी, यहाँ पर फ्रिंजेस कैसी बनेंगी? अर्धवृत्ताकार। ये वाला ऑप्शन एक्स अक्ष के समांतर दीप्तवादी पट्टियां होंगी। एक्स अक्ष के समांतर दीप्तवादी पट्टियां सीधी पट्टियां होंगी। सीधी तो बनती ही नहीं है, सीधी अपन आइडियली बना लेते हैं, है ना। इससे पहले अपन बनाते थे ना, ये मैक्सिमा मिनिमा। तो ये अपन आइडियली बनाते थे कि आइडियली ऐसा है, लेकिन वास्तव में पट्टियां मैंने लिखवाया है कि या तो अतिपरवलयाकार होंगी या वृत्ताकार होंगी, डिपेंड करेगा कि सोर्स कैसे रखा है, ठीक है मास्टर। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा, बिंदु O पर केंद्रीय अर्धवृत्तीय दीप्तवादी पट्टी बनेगी। बिल्कुल सही है, अर्धवृत्तीय है ना। वैसे पूरा पर्दा होता तो वृत्ताकार, मैक्सिमा भी वृत्ताकार, मिनिमा भी वृत्ताकार, लेकिन पर्दा आधा है ना, तो अर्धवृत्ताकार। बिंदु O का निकटतम क्षेत्र अदीप्त होगा। क्या? तो देखो भाई साहब, यहाँ पर पथांतर अपन ने क्या निकाला है? डेल्टा इज इक्वल टू d cos थीटा। सेंटर के लिए थीटा बताओ कितना हो जाएगा? सेंटर के लिए थीटा बराबर, देखो सेंट्रल लाइन के लिए, सेंटर पर बिंदु O के लिए, तो बिंदु O पर प्रकाश की किरणें जो जाएंगी ना, बबुआ, वो कैसे जाएंगी? बिल्कुल सीधी। बिंदु O पर प्रकाश की किरणें एकदम सीधी जा रही है बिंदु O पर। तो पथांतर कितना हो? थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री। तो पथांतर d बराबर कितना आ गया? d cos ऑफ 0 डिग्री। तो पथांतर बराबर d आ गया, ठीक है। वैसे आप इस तरीके से नहीं भी देखते ना, तो भी सीधे देख लो, S1 S2 ने इतना चला, S1 ने इतना चला, S2 ने 2 से तरंग निकली, उसने इतना चला, 1 से तरंग निकली, वो उसने इतना चला। तो यहाँ के बाद तो दोनों सेम,
यहाँ के बाद तो दोनों की लंबाई सेम सेम, जो अंतर है बेटा वो यही है, किसके बराबर, डी के बराबर। पथांतर किसके बराबर हुआ भैया, डी के बराबर। ओके मास्टर, सही कह रहा मास्टर, तुम सही कह रहा है, डी के बराबर। अब पथांतर अपन ज्ञात करते हैं, पथांतर का मान कितना है, ठीक है। तो ये अदीप्त कह रहे हैं ना, तो अदीप्त के लिए अपन क्या कहते हैं, अदीप्त के लिए है ना, यहाँ से देखना पथांतर किसके, मिनिमा के लिए, ये डी मिनिमा का पथांतर कितना होता है, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 इंटू डी। एन का मान अगर इंटीजर आ रहा है तो अदीप्त बनेगा, तो 2n का मान हम निकालेंगे, -1 लैम्डा तो मेरा मान कितना है रे, ये शायद 600 नैनोमीटर था, 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाई 2, डी का मान 0.6003 mm बोले तो 10 टू दी पावर -3। अब अगर आपके पास समय हो तो मुझे जल्दी से n का मान निकाल के बता दो, यहाँ से n का मान निकाल के बता दो कितना आया। ये काटा कूटा मचाना है बेटा बस थोड़ा सा, ये 10 टू दी पावर -3 नहीं, नैनोमीटर है, 10 टू दी पावर -9 आएगा, 10 टू दी पावर -9। जल्दी से कैलकुलेट करके बता वैल्यू n की कितनी आई है, n की वैल्यू बताओ बेटा, इससे गया कितना बचा 300, कितना बचा 300, तो देखो आप कैलकुलेट करो, 0.6003 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 300 है ना, 2 से कटा ना तो 300 इंटू 10 टू दी पावर -9 n की वैल्यू बेटा आप बता दो, भाई नहीं हो मेरे बेटा। कृष्णा गुप्ता, अगर अपन ने पढ़ा है तो इजी क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा है तो डिफिकल्ट है। अगर मैं समझो सोचो कि जो लास्ट स्लाइड है परवलय अति परवलय और वृत्ति फ्रिंजों वाली, अगर ये आपको नहीं पढ़ाई होती, आपने नहीं पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन कठिन होता कि सर अति परवलय यहाँ कहाँ से घुसाया, अर्धवृत्त यहाँ कहाँ से घुसाया। पढ़ा है तो हमको आसान लगता है, नहीं पढ़ा है तो डिफिकल्ट लगता है। n का वैल्यू बेटा इंटीजर आना चाहिए, है ना। ओ का निकटतम क्षेत्र अदीप्त है, आंसर में दिया है कि सही है। n के मान से क्या होगा, देखो अगर n का मान इंटीजर आ रहा है तो मतलब यहाँ पर n है क्या, n पूर्णांक है भाई, n क्या है पूर्णांक। अगर n क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अगर n का मान पूर्णांक है तो मिनिमा बनेगा, अगर n का मान पूर्णांक नहीं आया तो मिनिमा नहीं बनेगा, तो मिनिमा नहीं बनेगा। अपन कहते हैं ना जैसे q बराबर n, q बराबर n, हमने कहा n का मान ज्ञात करो, तो अगर n का मान क्या होना चाहिए बेटा, पूर्णांक, एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। अगर ये पूर्णांक है तो आवेश एग्जिस्ट करता है, अगर ये पूर्णांक नहीं आया तो आवेश एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो n अगर पूर्णांक आया तो शर्त सही है, शर्त सही है, मतलब मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए। अब सब लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं, कैसे भरोसा कर लें, लेकिन ज्यादातर बच्चे मुझे बता रहे हैं 1000, ये ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं, तो आप पर भरोसा किया हमने। आपने बोला कितना आ रहा है, तो एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक, तो ये सही होगा, ये सही होगा। अगर n का मान पूर्णांक नहीं आता तो हम कहेंगे n एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सूत्र है पथांतर में, यहाँ पर n का मान पूर्णांक होना चाहिए, n का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक। अब जो भी आ जाए हम समय बर्बाद इस पर नहीं करेंगे, और भी सवाल अपन आगे करेंगे इसके, लेकिन पीवाईक्यू सेशन में पहले अपन आगे बढ़ते हैं, हमें अभी और पढ़ना है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ध्रुवण, सीधा ध्रुवण आ गया, ये कहाँ गया यार, विवर्तन, अरे यार आधा स्लाइड खा गया क्या, विवर्तन वाली स्लाइड खा गया क्या यार, एक मिनट बेटा, तब तक मैं आपको एक सवाल दे देता हूं। देखो, और ये भयंकर आसान सवाल है, भयंकर आसान। अब आप देखना कि लाइट जो आ रही है इसका तरंगाग्र कैसा है, सीधा है, सीधा है। अब ये ग्लास है, ग्लास है सघन माध्यम, सघन माध्यम, तो जो सघन माध्यम में ज्यादा दूरी चलेगा वो पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा, और जो सघन माध्यम में कम दूरी चलेगा वो आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, हमें विवर्तन पढ़ना, विवर्तन का स्लाइड ही गायब है यार, कैसे काम चलेगा ऐसे। अभी लगवाते हैं मेरे, ए सी ध्यान दो, ये सी, अरे भाई कोई है, कोई फाइल भेजिए वो लगा देना यार। इसका आंसर क्या आ रहा है, तो देखो पैरेलल लाइट है, समांतर लाइट है, कहां से आ रही है बेटा, अनंत से। समांतर लाइट है तो कहां से आ रही है भाई साहब, अनंत से आ रही है। कहां से आ रही है, अनंत से। अब सोचना, एक मिनट बेटा वो लगवा लेते हैं। ये नहीं आइए, इन स्लाइड भी धोखेबाज है यार। हो गई, करें शुरू भाई साहब, चलिए। अब उसका आंसर वही जाने, सर बता दो ना कैसा कर ले, सर जी बता दो कैसा कर ले, उनका गया सवाल ये रहा। तो देखो
सिंपल सी बात है भाई, इसको सबसे ज्यादा दूर डेंसर मीडियम में चलना है, सघन माध्यम में चलना है, सघन माध्यम में चलना है। तो ये जो बिंदु 1 है ये सबसे पीछे रह जाएगा। ये बिंदु 3 है या बिंदु 2 का है, इसको भी सघन माध्यम में ज्यादा चलना है, सघन माध्यम में ज्यादा चलना है, ठीक है। तो ये भी कहां रह जाएगा, ये वाला पीछे रह जाएगा। और इसको देखें हम बिंदु 3 को, ये देखो सघन माध्यम में बहुत कम चलना है, सघन माध्यम में इसको बहुत कम चलना है, तो थोड़ा सा सघन माध्यम में चलेगा, इसको थोड़ी सी कठिनाई, उसके बाद हवा है, उसके बाद हवा चल बढ़ जाएगी, तो ये वाला सबसे आगे निकल जाएगा। बिंदु 3 सबसे आगे निकल जाएगा, बिंदु 1 पीछे रह जाएगा, बिंदु 2 भी पीछे रह जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा डिफरेंट। ये ऑप्शन इज द करेक्ट, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ गए, जो सघन माध्यम में चल रहा है भैया वो पीछे रह जाएगा, जो विरल माध्यम में चल रहा है, सघन माध्यम में इसको कम चलना है, तो ये सबसे आगे निकल जाएगा, बिंदु 2 भी पीछे रह जाएगा। इज इट क्लियर? सी वाला नहीं, सी में गड़बड़ क्या है, ऐसे बना दिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हमारी जो पट्टी है ना वो ऐसी होती, ऐसी पट्टी होती, ये ऐसी होती बेटा, ऐसी होती ना, तो क्या होता कि ये तो सारे आगे निकल जाते, इस तरीके का होता, तो ये वाले तो आगे निकल जाते और ये दोनों पीछे रह जाते, ये पीछे रह जाता, ये पीछे रह जाता, इतना भाग कि ये प्रकाश आगे निकल जाता, ठीक है। यहाँ पर पट्टी ऐसी नहीं, यहाँ पर पट्टी कर्व है, कर्व, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना ऊपर वाला, है ना, ये वाला पॉइंट इसकी तुलना में ज्यादा चल जाएगा, ज्यादा चल जाएगा, है ना। शेप पर ध्यान दो, शेप पर। चलिए हम उस पर अभी आएंगे। अब अपन बात करते हैं बेटा एक और घटना जिसको हम कहते हैं विवर्तन। बहुत आसान, एक सूत्र होता है, एक कहानी है, छोटी मोटी चीजें पहले अपन उसको पढ़ लेते हैं, पहले अपन उसको पढ़ लेते हैं, इसको आज ही चल डालेंगे अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। विवर्तन क्या होता है बेटा कि जब प्रकाश चलता है और प्रकाश किनारों पर पड़ता है, प्रकाश किस पर पड़ता है, किनारों पर, तो किनारों से प्रकाश मुड़ जाता है, किनारों से क्या होता है बेटा, प्रकाश मुड़ जाता है और मुड़ के वो प्रकाश बिखर जाता है, ठीक है। जहां प्रकाश नहीं जाना चाहिए वहां भी प्रकाश चला जाता है, ठीक है। तो किनारों से किसी अवरोध के या किसी द्वारक, द्वारक का मतलब छेद, द्वारक का मतलब किसी छिद्र या कोई अवरोध के किनारों पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो छाया क्षेत्र में भी फैल जाता है, मतलब वहां भी चला जाता है जहां पर प्रकाश को नहीं जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझिए, हमने कहा ये हमारा पर्दा है, ये क्या है बेटा, एक पर्दा है, ठीक है मास्टर, ये पर्दा है, क्या पर्दा, ठीक है। अब आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए पाईजान कि जो प्रकाश है ना ये एक अवरोधक है, अवरोधक है, तो इससे प्रकाश रुक जाना, देखो इधर वाला प्रकाश क्या होगा, इससे रुक जाएगा, इससे रुक जाएगा, ये वाला प्रकाश इससे रुक जाएगा, ये वाला प्रकाश इससे रुक जाएगा, ठीक है। और ये वाला प्रकाश कैसे चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, ये वाला प्रकाश कैसे चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, ये वाला प्रकाश कैसे चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, ये वाला प्रकाश सीधा चला जाएगा। तो बेटा यहाँ पर अपन का इसका जो शैडो बनना चाहिए था, छाया बनना चाहिए था, वो ऐसा बनना चाहिए था कि इतने भाग में कोई प्रकाश नहीं होना चाहिए, इस भाग में कोई प्रकाश नहीं होना चाहिए, प्रकाश इससे रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब प्रकाश किनारों पर पड़ता है, यहाँ पर इसके किनारों पर पड़ता है, तो किनारों पर पड़ के ना बेटा ऐसे फैल जाता है, किनारों पर पड़ के क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, विवर्तन। ये द्वारक है, मतलब एक शीट ली हमने, ऐसे एक शीट लिया, इसमें गोली मार दी, तो यहाँ क्या हो गया, छेद हो गया, यहाँ क्या हो गया, इसमें छेद हो गया, छेद, ठीक है। गोला मारा है, थोड़ा बड़ा सा छेद कर लो, वैसे छेद बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं बेटा, हमने गोली मारी, छेद हो गया। तो अब क्या होना चाहिए बेटा कि यहां से जो प्रकाश आ रहा है ये तो रुक गया, ये वाला प्रकाश रुक गया सीट से, ये वाला प्रकाश रुक गया सीट से, ठीक है। ये वाला प्रकाश पार कर जाएगा, प्रकाश पार कर जाएगा, प्रकाश पार कर जाएगा, ये प्रकाश किनारे पे पड़ा है, ये वाला प्रकाश रुक जाएगा, ये वाला प्रकाश रुक जाएगा। तो आप इस प्रकाश की लाइन को देखो जो यहाँ किनारों पर पड़ रहा है, कहां पर पड़ रहा है बेटा, किनारों पर, ठीक है। इसको हम अलग कलर से बनाता है। उस प्रकाश को देखो जो कहां पर, ए तेरी की, उस प्रकाश को देखो बेटा जो कहां पड़ रहा है, किनारों पर पड़ रहा है, ऐसा किनारों पर पड़ रहा है। तो बेटा ये प्रकाश क्या यहाँ से टकरा के इसके छाया क्षेत्र में इधर भी फैल जाता है, इधर भी फैल जाता है, इधर ऐसे फैल गया, ऐसे फैल गया, इधर ऐसे फैल गया। तो जब प्रकाश किनारों पर पड़ता है तो वो फैल जाता है छाया क्षेत्र में। छाया क्षेत्र मतलब यहाँ पर पूरा क्या होना चाहिए, प्रकाश इसमें तो आना चाहिए, ये छेद है तो इसमें से प्रकाश आना चाहिए, और प्रकाश यहाँ नहीं होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, अंधेरा का मतलब छाया होना चाहिए, यहाँ पर छाया क्षेत्र होना चाहिए, छाया क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है, प्रकाश बेटा यहाँ पर भी फैल जाता है, यहाँ पर भी बेटा फैल जाता है प्रकाश, यहाँ पर भी फैल जाता है प्रकाश छाया क्षेत्र में। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। पढ़ लो कि किसी तरंग का किसी द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से, तीक्ष्ण किनारों से मिलकर उसके ज्यामितीय छाया क्षेत्र में फैलने की घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तरंग का सरल रेखीय संचरण से विचलन भी विवर्तन कहलाता है। तरंग को जाना कैसा है, सीधे, तरंग को कैसे जाना था, सीधे, लेकिन इसमें विचलन आ गया, किनारों पर मुड़ गई, सरल रेखीय संचरण से विचलन क्या कहलाया बेटा, विवर्तन कहलाया, ठीक है। हमने कहा देखो ऐसा भी कोई, हमने कहा हमारे पास ना इस तरीके का कोई वस्तु था, यहाँ तीखा किनारा था, तीखा किनारा, अब यहाँ पर कोई प्रकाश कण आपतित हुई और किनारों से मुड़ के ना इधर फैल गई, इधर फैल गई, ठीक है। जबकि यहाँ प्रकाश होना चाहिए क्या, हमने कहा यहाँ तो प्रकाश होना ही नहीं चाहिए, प्रकाश कण आ रही है, इसके ऊपर की प्रकाश कण, इसके ऊपर की प्रकाश कण इसको पार कर जाएंगी और इसकी नीचे की प्रकाश कण अवरुद्ध हो जाएंगी, इसकी नीचे वाली प्रकाश कण बेटा अवरुद्ध हो जाएंगी। लेकिन होता क्या, फिर भी यहाँ प्रकाश आ गया, क्यों, जो प्रकाश कण यहाँ इस तीखे कॉर्नर पर पड़ी है, तीक्ष्ण किनारे पर पड़ी है, वो फैल गई, इधर फैल गई, ज्यामितीय छाया क्षेत्र में, यहाँ शैडो बननी चाहिए, शैडो छाया बननी चाहिए, लेकिन वहां पर भी प्रकाश है, ये किसके कारण बेटा, विवर्तन के कारण, ठीक है। अब देखो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा ये रटन विद्या का नहीं है ना, वो बोर्ड के हिसाब से मैं लिख लाया हूं कि कभी बोर्ड में ऐसे पूछ रहे हैं, एक आध नंबर के सवाल की किसने व्याख्या की थी, किसने नहीं की थी, जेई में नहीं पूछते, बोर्ड के लिए लिख लाया हूं। विवर्तन की खोज वैज्ञानिक ग्रीमेल्डी ने की थी, किसने की थी, ग्रीमेल्डी, ठीक है। विवर्तन के प्रभाव की सैद्धांतिक व्याख्या फ्रेजनल ने की थी। फ्रेजनल भी क्या थे बेटा, वैज्ञानिक थे, सैद्धांतिक मतलब उसकी थ्योरेटिकल व्याख्या किसने की थी, फ्रेजनल नाम के साइंटिस्ट ने। विवर्तन सभी प्रकार के तरंगों में होता है, अर्थात यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंगों को अपने दो भागों में बांटा, एक यांत्रिक तरंग जो हमने 11th क्लास में पढ़ा, और दूसरा एक यांत्रिक तरंग है, और दूसरी कौन सी तरंग है बेटा, दूसरी कौन सी तरंग है, ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग जिसे हम कहते हैं प्रकाश, ठीक है। तो यांत्रिक तरंग जैसे ध्वनि है, ध्वनि यांत्रिक तरंग है, तो ध्वनि तरंगों में भी विवर्तन होता है, ध्वनि तरंगों में भी बेटा क्या होता है, विवर्तन होता है। जैसे मेरा स्टूडियो है ना, जहां पर मैं लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, चारों तरफ से पैक है भैया, बिल्कुल चारों तरफ से पैक है, बिल्कुल भी कहीं भी जगह नहीं है, चारों तरफ से पैक है, चारों तरफ से पैक है, ठीक है। लेकिन फिर भी ना बाहर आवाज आ रही है, या बाहर की आवाज थोड़ी बहुत अंदर आ रही है, क्यों, जो ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे वो दरवाजे के किनारों पर, दरवाजा बंद है लेकिन दरवाजों के किनारे पर पड़ी, वहां से मुड़ के थोड़ी बहुत अंदर आ गई, थोड़ी बहुत मुड़ के अंदर आ गई, ठीक है। और कोई थोड़ी बहुत जगह हो, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, खिड़की के किनारे पर ध्वनि तरंग पड़ी, मुड़ के अंदर आ गई, या अंदर से बाहर चली गई। तो जो ध्वनि स्टूडियो रूम से बाहर जा रही है, बाहर की ध्वनि अंदर आ रही है, पूरा बंद होने के बाद भी उसका कारण क्या है, विवर्तन है बेटा।
ठीक है, सभी प्रकार के तरंगों में होता है। अब विवर्तन किस पर निर्भर करता है? विवर्तन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, तरंग की तरंग दैर्ध्य पर, तरंग की तरंग दैर्ध्य पर, और अवरोधक या द्वारक के आकार पर। ये द्वारक है जिसमें छेद है, ये जो चकती है ये अवरोधक है, ये द्वारक है, इसमें बीच में खाली जगह है, ये क्या भाई साहब? द्वारक, बीच में खाली जगह है जहां से प्रकाश निकल सकता है, निकल सकता है, और ये अवरोधक है, ये क्या बेटा? अवरोधक है ना, तो यहाँ के किनारों से प्रकाश मिलेगा। तो द्वारक या अवरोधक का जो लंबाई है या साइज है वो हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं बेटा? ए से। ए से हम बी से करते हैं, चलो ये भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो विवर्तन की घटना तभी देखने को मिलती है, हमेशा विवर्तन नहीं होता है, विवर्तन की घटना तभी देखने को मिलती है कि विवर्तन की शर्त, मैं लिख देता हूं अपने हाथों से, मैं अपने हाथों से लिखता हूं, इसको हम ए नहीं कह रहे हैं, हमें बी कहना अच्छा लगता है, बचपन से बी कहते आए इसको, तो हम बी ही लिख देंगे। चलो पहले तो हम ए लिख दें, विवर्तन की शर्त, विवर्तन की शर्त, विवर्तन की शर्त। तो विवर्तन की शर्त क्या होती है? तो हमने कहा मेन चीजें है, तो विवर्तन की शर्त है कि अवरोधक, अवरोधक या द्वारक, द्वारक, अवरोधक या द्वारक का आकार तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। इसका मतलब यह है ना बेटा कि अगर जो द्वारक है, ये द्वारक को हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? बी। किससे प्रदर्शित करेंगे? बी से। किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा? बी से, ठीक है। तो तरंगदैर्ध्य और द्वारक का साइज लगभग बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। ये मिलीमीटर का तो ये भी मिलीमीटर का, ये नैनोमीटर का तो ये भी नैनोमीटर का, ये एंगस्ट्रॉम का तो ये भी एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। ऐसा नहीं होगा कि तरंगदैर्ध्य मिलीमीटर में है, तरंगदैर्ध्य मिलीमीटर में और बी मीटर में है, द्वारक का आकार मीटर में, मिलीमीटर और मीटर में बहुत फर्क होता है। तो जिस ऑर्डर का तरंगदैर्ध्य है उसी ऑर्डर का द्वारक का आकार होना चाहिए। अब समझ रहे हो कितना पतला प्रकाश के विवर्तन के लिए? प्रकाश की तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम 10⁻⁶ 10⁻⁷ के ऑर्डर की होती है, 10⁻⁷ मीटर, 10⁻⁷ मीटर है ना, इस ऑर्डर की होती है लगभग। तो जो द्वारक है ना उसका आकार भी 10⁻⁷ मीटर के आसपास होना चाहिए, बहुत कम साइज होना चाहिए बेटा। अब विवर्तन के प्रकार, विवर्तन के प्रकार, तो बेटा विवर्तन दो प्रकार के हो गए हैं, विवर्तन के प्रकार, ठीक है। एक फ्रेस्नेल विवर्तन, दूसरा फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेस्नेल विवर्तन दूसरा, एक फ्रेस्नेल विवर्तन, दूसरा फ्रॉनहोफर विवर्तन। ये नाम है, नाम क्या है बेटा? नाम, ठीक है, ओके सर। अब इसमें से पहला वाला फ्रेस्नेल विवर्तन, तो यहां लिख दिया क्या बनाया क्या? फ्रेस्नेल विवर्तन, ठीक है। ये अगले पन्ने पर, इसका डिटेल अगले पन्ने पर, यहां पर भूल जाओ इसको, फ्रेस्नेल है ना, इनको डिटेल में अगले पन्ने पर। डिटेल में क्या बस पढ़ना है, एक लाइन पढ़ना है, कुछ नहीं लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस समझ लेना। फ्रेस्नेल विवर्तन, फ्रेस्नेल नाम के साइंटिस्ट है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं है। बस ये होता क्या है ये जान लो, होता क्या है ये जान लो। तो क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षण बिंदु दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक या अवरोधक से सीमित दूरी पर होते हैं, सीमित दूरी पर होते हैं, तो विवर्तन फ्रेस्नेल विवर्तन कहलाता है। फ्रेस्नेल विवर्तन में आपतित व विवर्तित तरंगाग्र गोलीय अथवा बेलनाकार होते हैं, बेलनाकार होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये द्वारक है भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये क्या है भाई साहब? भाई साहब, ये क्या है? ये द्वारक है, द्वारक, ठीक है। स्रोत कहाँ है? निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी पर, ठीक है। ये इसकी ये जो दूरी होती है ये निश्चित दूरी है, फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस हमने कहा, ओके, फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। तो तरंगाग्र कैसे होंगे? बिंदु स्रोत हैं, बिंदु स्रोत है तो तरंगाग्र कैसे होंगे? गोलीय होंगे। तो समतल का होंगे, हमने कहा बिंदु स्रोत जब बहुत दूरी पर हो, बिंदु स्रोत यहाँ पर है, तो तरंगाग्र ऐसे बड़े होते 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 बड़े होते 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 कैसे हो जाते हैं? समतल हो जाते हैं। कैसे होने लगते हैं बेटा? समतल होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्रोत है वो सीमित दूरी पर है, अर्थात जो तरंगाग्र होंगे वो कैसे होंगे बेटा? गोलीय या बेलनाकार। रेखीय स्रोत हुआ तो बेलनाकार, बिंदु स्रोत हुआ तो गोलीय। विवर्तन के बाद प्रकाश इधर गया, विवर्तन के बाद वैसा प्रकाश यहाँ गया, ठीक है। तो तरंगाग्र ये विवर्तित प्रकाश है, ये अभी भी गोलीय या बेलनाकार होंगे, है ना। इनकी दूरी, ये वाली दूरी कैसी होती है? फाइनाइट होती है। तो ये अपने सिलेबस में नहीं, हमको ना पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है भैया? फ्रॉनहोफर विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो फ्रॉनहोफर विवर्तन में होता क्या है? स्रोत तथा पर्दा एक दूसरे से अनंत दूरी पर होते हैं, स्रोत तथा पर्दा कहाँ होते हैं? एक दूसरे से अनंत दूरी पर, ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूं पहले, फिर अपन चर्चा करते हैं। जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षण बिंदु, प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षण बिंदु, प्रेक्षण बिंदु मतलब पर्दा, विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोधक या द्वारक से प्रभावी दूरी अनंत हो, अनंत हो, प्रभावी दूरी कितनी हो? अनंत। मतलब स्रोत कहां हो? अनंत पर, स्रोत कहां पर हो? अनंत पर, और पर्दा भी कहां हो? अनंत पर, अनंत पर, ठीक है, अनंत पर हो, तथा आपतित व विवर्तित तरंगाग्र दोनों समतल। अगर स्रोत अनंत पर होगा, स्रोत अनंत पर होगा तो तरंगाग्र कैसे हो जाएंगे? समतल हो जाएंगे। इस फ्रॉनहोफर को, इस विवर्तन को अपन क्या कहते हैं बेटा? फ्रॉनहोफर विवर्तन। इस विवर्तन को अपन क्या कहते हैं? फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो इसका डायग्राम मैं अभी बताता हूं, आपको समझाता हूं सीन क्या है, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तुम ढक यहां से पागलू, समझना सीन क्या है, सीन क्या है। हमने कहा ये है पर्दा, ये क्या है भाई साहब? पर्दा, ठीक है। और ये स्लिट तल, ये हम कहें विवर्तन वाला, इसमें छेद है ना, थोड़ा बड़ा बना, ये बच गए, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ सर, थोड़ा अच्छा ही बना दो, बड़ा बना रहे हो, हम कर दो, अच्छा बना देते हैं, जैसा बोलो तुम। इसमें यहाँ पर छेद है, इससे विवर्तन होगा, वो जानी आप है, वो इससे विवर्तन होगा, ठीक है, विवर्तन होगा। तो स्रोत कहाँ होना चाहिए? अनंत पर। सोर्स, यहाँ सोर्स, यहाँ पर स्रोत कहाँ होना चाहिए बेटा? अनंत पर, अनंत पर। और ये पर्दा, इसके बीच की भी दूरी कैसे होनी चाहिए? अनंत। अनंत पर होगी तो प्रतिकरण होगा कैसे? अनंत पर होगा तो प्रतिकरण होगा कैसे? अगर स्रोत अनंत पर होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो तरंगें आएंगी वो कैसे आएंगी? समांतर आएंगी, या किरणें कैसे आएंगी बेटा? समांतर। किरणें अगर समांतर आ रही हैं, किरणें अगर समांतर आ रही हैं तो जो तरंगाग्र होंगे बेटा वो कैसे होंगे? समतलीय। तरंगाग्र कैसे होंगे बेटा? समतलीय। फिर यहाँ पर कहीं प्रतिकरण हो जाएगा, ये अनंत दूरी पर है तो ऑलमोस्ट तरंगें कैसी जाएंगी बेटा? समांतर। तरंगें यहाँ से विवर्तन के बाद कैसी जाएंगी? ऑलमोस्ट समांतर,
ये अनंत दूरी पर है ना बेटा, भले ही आपको लग नहीं रही हो समांतर, लेकिन ऑलमोस्ट समांतर होती है, क्योंकि ये दूरी अनंत है ना भैया, ये अनंत पर मिलेंगी, तो ये तरंगे ऑलमोस्ट समांतर हो वैसे। अब आप जरा सोचो कि अनंत दूरी का मतलब क्या? अनंत दूरी का मतलब ये हुआ इनके बीच की दूरी बहुत अधिक है। अब ऐसा नहीं 5000 किलोमीटर, नहीं तो हम सोर्स यहाँ रख देंगे, सोर्स यहाँ रख देंगे, 5000 किलोमीटर दूरी है, पता चला कि यहाँ से हमको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है व्यतिकरण देखने के लिए, व्यतिकरण देखने के लिए हमको रशिया जाना पड़ रहा है व्यतिकरण देखने के लिए, ठीक है। प्रभावी दूरी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसके तुलना में ये वाली दूरी कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। अब देखो, अगर हमें ये एक्सपेरिमेंट एक छोटी सी टेबल पर करना है, छोटी सी टेबल पर करना है, हम लैब में गए, प्रोफेसर ने कहा एक्सपेरिमेंट करो, तो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? तो हम एक टेक्निक यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? टेक्निक यूज कर लेते हैं। इंजीनियर है ना, वो भी इंडियन, तो टेक्निक क्या रहती है? टेक्निक ये रहती है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कभी इसमें लेंस वेंस रखियो तो परेशान मत होइएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम लेंस क्यों रख देते हैं यहाँ पर, लेंस क्यों रख देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही आसानी से। अब हमने कहा हमें एक्सपेरिमेंट करना है टेबल पर, अब टेबल में दूरी अनंत तो हो नहीं सकती है, एक्सपेरिमेंट हमको कट करना है भैया, टेबल पे करना है, तो दूरी अनंत हो सके कि आपके पागल हो क्या मास्टर? अनंत दूरी कैसे आ जाएगी टेबल पर? ये बड़ा दुष्ट है यार, पूरा ही काला हो गया। काला ओ काला ओ काला, काला का हुआ काट खाएगा मत बोल, ओ काला ओ काला ओ काला 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 काला। देखो, तो ये जो प्रकाश की किरणें आ रही थी, स्रोत तो कहीं यही होगा, हमने स्रोत यहाँ रखा था, स्रोत यहाँ रखा था, तो हमने कहा अगर स्रोत यहाँ रखा है भाई साहब, तो जो प्रकाश की किरणें इससे निकलेंगी, समझना, ये ऐसे ऐसे जाएंगी। हमने कहा ये तो फ्रेजनल विवर्तन हो गया, फ्रेजनल विवर्तन हो गया कि अवरोधक से निश्चित दूरी पर स्रोत है, फ्रेजनल हुआ। हमें पढ़ना है फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर में क्या होना चाहिए? स्रोत अनंत दूरी पर होना चाहिए। तो किसी समझदार आदमी ने हमको सलाह दी कि एक काम करो मास्टर एक काम करो, तुम यहाँ पर एक लेंस ले आओ। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, कहीं रख दो यहाँ पर, ले जाओ उत्तल लेंस ले आओ, और उत्तल लेंस को इस प्रकार से व्यवस्थित करो कि ये जो सोर्स है वो इसकी फोकस पर आ जाए, फोकस पर आ जाए। तो अब इससे जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, अगर सोर्स फोकस पर होगा तो इससे जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी वो लेंस धत्तेरी की, वो लेंस से गुजरने के पश्चात, लेंस से गुजरने के पश्चात कैसी हो जाएंगी? समांतर रह जाएंगी। हमने कहा हमें यही तो चाहिए, हमें यही तो चाहिए कि प्रकाश किरणें कैसी आवे? समांतर आवे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रकाश किरणें कैसी चाहिए बेटा? हमें समांतर ही चाहिए। तो बस हो गई प्रकाश किरणें समांतर, मनाओ जश्न, प्रकाश किरणें समांतर हो गई। अब हम इस द्वारक से पूछे, ओ द्वारक सोर्स कहां है? सोर्स कहां है? द्वारक कहेगा प्रकाश किरणें हमारे पास समांतर आ रही हैं, हमारे पास जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो समांतर आ रही हैं, इसका मतलब स्रोत अनंत पर है, स्रोत अनंत पर। बढ़िया बढ़िया, बनाओ इसको, उल्लू बनाओ इसको, ऐसा। अब यहाँ से सीधी जाएंगी। अब हमें इनको पर्दे पर मिलाना भी है, पर्दे पर मान लीजिए हमें यहाँ पर मिलाना है किसी जगह, यहाँ पर कहीं मिलाना था, ठीक है। तो ये तो आ रही है समांतर भैया, ये तो कैसे आ रही है? समांतर आ रही है। ये चलो सीधा ही ले लो, यही मिला, ये सीधी आ रही, तो सीधी आ रही थी तो मिलेंगी नहीं, या मिलेगी कहाँ पर? अनंत पर। मिलेगी कहाँ पर बेटा? अनंत पर जाके मिलेगी प्रकाश किरणें, तो हमें पर्दा कहाँ ले जाना पड़ेगा? अनंत पर। तो किसी ने हमको सजेशन दिया कि मास्टर धरा एक लेंस और लिया, जाओ बच के जाओ, एक लेंस और लिया। कौन सा? उत्तल ले आओ, उत्तल लेंस ऐसे ले आओ कि पर्दा उसके फोकस पर, पर्दा कहाँ फोकस पर। तो ये समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, वो लेंस से गुजरेंगी तो कहाँ मिलेंगी? अगर फोकस पर मिलेंगी, और फोकस पे रख दिया हमने पर्दा, इनको मिला दिया। तो कभी ये लेंस आपको रखे मिले विवर्तन में तो परेशान मत होना, वो सिर्फ क्या है? इनको पर्दे को और द्वारक को उल्लू बनाने के लिए है। प्रकाश किरणें समांतर आई किसकी सहायता से? लेंस की सहायता से। तो इसको लग रहा है स्रोत अनंत पर है, फिर यहाँ से पैरेलल किरणें जा रही हैं, इसको द्वारक को क्या लग रहा है कि प्रकाश किरणें कहीं मिलेंगी ही नहीं, हमने लेंस रख के पर्दे पे मिला दिया, यही रहा पर्दा। समझे क्या बात को? ये द्वारक की लंबाई जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं बेटा, अभी एक बात हम सब समझाऊं होता है भाई साहब। बेटा साइंटिस्ट के नाम इतने अजीब होते नहीं है, ये हमको लगते हैं, क्योंकि ये हमको लगते हैं क्योंकि साइंटिस्ट हमारे देश के नहीं है, तो हमारे जैसे नाम नहीं। जिस देश के साइंटिस्ट हैं, जैसे यूरोप के हैं, तो उनको कॉमन नाम लगता होगा कि बड़ा सीधा सा नाम है ग्रिमेल्डी, हमको अजीब लगता है। हमारे यहाँ के नाम उनको अजीब लगते हैं, राम स्वरूप, बोलो राम शाहरुख, ये कैसा नाम है? अब एक्चुअली क्या है ना, अपने देश में साइंटिस्ट ज्यादातर इधर के हैं, यूरोप के और अमेरिका के, है ना, इधर के ज्यादातर साइंटिस्ट हैं। अपने यहाँ साइंटिस्ट हो सकते थे, लेकिन अपने यहाँ क्या ना अलग जुगाड़ चलता है। कोरोना आया, कोरोना मैया की आरती बना ली, कोरोना मैया की जाए, कोरोना मैया की जाए। बिच्छू काट लिया, झड़वाने चलो, चलो झड़वाते हैं। अपने अंधविश्वास में पड़े रहेगा बेटा। सांप ने काट लिया, झड़वाने चलते हैं, झाड़ने से कौन सा जहर निकलता है भाई? ऐसा। चलिए, अब एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन, मेन कहानी यही है, एक पन्ने की, ध्यान से समझिएगा। अरे हम वोट नहीं दिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा यह है पर्दा, हमें कौन सा विवर्तन पढ़ना है? फ्रॉनहोफर, वही अपने सिलेबस में अपने चाहो तो मैं लिख दूंगा यही पढ़ना है, अपन को इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, सुनना ध्यान से। ये सीधी है, सर सीधी है, उनका कॉपी कर लो, सीधी है। द्वारक जल्दी जल्दी बनाओ मास्टर, तुम लेट हो रहे हो। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मास्टर? कहीं तो जाना ही होगा यार। ठीक है, ये अपना द्वारक है, ठीक है, द्वारक, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, द्वारक का साइज क्या है बेटा? इसका साइज हमने मान लिया कुछ भी है, ये सेंटर वाली रेखा, सेंटर वाली रेखा। अब हमें क्या करना होता है बेटा? परिणामी तीव्रता पढ़ना होता है, परिणामी तीव्रता पढ़ना होता है। इसकी लंबाई कितनी? बी। चलो इस साइड बना दो, चलो अभी बनाने की जरूरत नहीं, बाद में। अब देखो बेटा, यहाँ पर प्रकाश किरणें कैसी आ रही हैं? यहाँ अनंत से आ रही थी प्रकाश किरण, समांतर आ रही थी बेटा, ध्यान दीजिएगा। ऐसी प्रकाश किरणें सीधी आ रही थी,
समांतर। अभी समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं तो इसके तरंगाग्र कैसे होंगे? इसके तरंगाग्र कैसे होंगे सर? ये तरंगाग्र होते हैं समतलीय। तरंगाग्र कैसे होते हैं बेटा? समतलीय। समतलीय ये तरंगाग्र है। ये क्या है बेटा? तरंगाग्र। ये तरंगाग्र है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? वेव फ्रंट, तरंगाग्र को। ठीक है, अब अपन ने अब हाइगेन अंकल को सुना है। हाइगेन अंकल ने क्या कहा कि यहाँ पर जो तरंगाग्र आया है, यहाँ पर जो तरंगाग्र आया है, इस तरंगाग्र पर जितने भी बिंदु होते हैं वो फिर से किसका कार्य करते हैं बेटा? स्रोत का। किसका कार्य करते हैं? स्रोत का। तो इस तरंगाग्र पर जितने भी बिंदु हैं वो स्रोत का कार्य करेंगे और इसको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक स्रोत। क्या कहेंगे बेटा? द्वितीयक स्रोत। तो देखो बाई डीएससी में क्या होता था? दो स्लेट होती थी, तो एक स्लेट से मतलब दो स्लेट क्या? दो सोर्स हो गए, दो स्रोत होते थे। तो एक स्रोत S1, एक स्रोत S2, यहां से दो तरंगें निकली और इन्होंने यहां पर कहीं व्यतिकरण कर दिया, व्यतिकरण कर दिया। तो बाई डीएससी में व्यतिकरण में मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्रोत होते थे और वो पर्दे पर व्यतिकरण करते थे। लेकिन यहां पर दो से अधिक, बहुत अधिक स्रोत होंगे। सर बहुत अधिक स्रोत कैसे? होल तो एक ही है, छिद्र तो एक ही है, द्वारक तो एक ही है। हमने कहा द्वारक पे क्या आया? तरंगाग्र। द्वारक पे क्या आया भैया? तरंगाग्र आया। तरंगाग्र पर कितने बिंदु? बहुत सारे बिंदु। तरंगाग्र पर कितने बिंदु? बहुत सारे बिंदु, और हर एक बिंदु अपने आप में नेता है। नेता नहीं, हर एक बिंदु अपने आप में स्रोत है। तो ये तरंगाग्र आ रहा है, इस पर ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु। इसे पूछो तुम क्या? उन्होंने कहा स्रोत है, स्रोत। हम स्रोत है, स्रोत। उनका तुम कौन से स्रोत हो? इन्होंने कहा हाइगन से पूछा, हाइगन से। हाइगन साहब ने कहा कि हम द्वितीयक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत। समझ गए ना? द्वितीयक स्रोत है ना, ऐसे। तो इन द्वितीयक स्रोतों से ये जो तरंगें निकल रही हैं वो व्यतिकरण कर रही हैं। क्या कर रही हैं? व्यतिकरण। कहां कर रही हैं? हमने कहा कहीं भी करा, तो हमने कहा कि चलो इधर कर रही हैं, इधर, यहां पर, इस जगह पर। सर ये जगह कहां है? हमने कहा ये जगह है सेंटर से थीटा कोण पर, सेंटर से थीटा कोण पर। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत सारी तरंगें, बहुत सारी तरंगें जाके क्या कर रही हैं? व्यतिकरण कर रही हैं। बहुत सारी तरंगें आई कहां से? हमने कहा बहुत सारे स्रोतों से। बहुत सारे स्रोत कहां से आए? तो आप कहेंगे द्वितीयक स्रोत है। जो तरंगाग्र इस द्वारक पर आया है, तरंगाग्र इस द्वारक पर आया है, तो उस तरंगाग्र के सभी बिंदु स्रोत के भांति व्यवहार कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, और जाके ये इस बिंदु पर मिल रहा है। नाम क्या है? बिंदु P। नाम क्या है? बिंदु P। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया सर? थीटा। ठीक है, तो अब हमें ये बिंदु P पर, बिंदु P पर हमें निकालनी होती है परिणामी तीव्रता। ये बिंदु P है, बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना होता है? परिणामी तीव्रता थीटा के पदों में, है ना। ये किस कोण पर है? थीटा। थीटा ही तो देखो पर देखिए अलग अलग बिंदुओं के लिए क्या बदल रहा है? सर थीटा ही बदलेगा। यहाँ पर थीटा बराबर 0, यहाँ पर थीटा ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो थीटा बदलेगा, थीटा बदलेगा। तो हमें परिणामी तीव्रता निकालनी होती है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो हम क्या करते हैं? विवर्तन में हमें किसी बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता चाहिए होती है। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता चाहिए होती है थीटा के पदों में, थीटा के पदों में, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। मैथ के स्टूडेंट को थीटा के पदों में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है अच्छा खासा। ठीक है, उसकी आपको जरूरत नहीं है, वो डेरिवेशन आपके काम का नहीं है। बोर्ड में तो वैसे ही नहीं आता है, आता नहीं मतलब है ही नहीं, वो डेरिवेशन आपको किताबों में मिलेगी नहीं। तो बेटा ये बहुत सारे स्रोतों को अगर अपन डील करें, ठीक है, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो डेरिवेशन लिख के हम स्लाइड पे दे देंगे आपको, है ना। लेकिन आवश्यकता नहीं, जो चीज की आवश्यकता है वो पढ़ो, है ना। वो सच में अच्छा खासा मैथमेटिक्स में उपयोग होता है, अच्छा खासा मैथमेटिक्स उपयोग होता है, साइन वाइन की सीरीज बन जाती है उसमें। ठीक है, लेकिन सुनो, तो जो परिणामी तीव्रता आती है, परिणामी तीव्रता वो आ जाती है आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। ये परिणामी तीव्रता आ जाती है। तो परिणामी तीव्रता बीटा के पदों में मास्टर तू तो कह रहा था कि परिणामी तीव्रता चाहिए थीटा के पदों में, ये बीटा कहां से आ गया? हमने कहा हम बताते हैं बीटा के बारे में बताते हैं। कुछ नहीं, पहले आई नॉट समझो। तो आई नॉट क्या है? आई नॉट होता है सेंट्रल मैक्सिमा की तीव्रता। आई नॉट होता है सेंट्रल मैक्सिमा की तीव्रता, तीव्रता नहीं, तीव्रता करवा चौथ गया, तीव्रता, सेंट्रल मैक्सिमा की तीव्रता। और जो बीटा होता है, बीटा इसका मान होता है बीटा इज इक्वल टू पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, है ना। ये याद रखना, मतलब जरूरत नहीं पड़ी बोल दो इसकी, लेकिन हमने इस चीज को बीटा माना है। हमने ये वाला पद आता है ना पाई बी साइन थीटा लैम्डा, इसको हमने बीटा हमने माना है। क्या किया है? माना है। आई नॉट क्या? सेंट्रल मैक्सिमा की तीव्रता, क्योंकि देखो बीटा तो कुछ है ही नहीं, हमने यहाँ पर कहीं बीटा कुछ माना ही नहीं है। तो सर आपने पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा को बीटा माना है। हमने कहा यस माय डियर फ्रेंड। आप बोलेंगे सर बी क्या है? हमने कहा बी है द्वालक की लंबाई, भज्जा बी क्या है? द्वालक की लंबाई। आप कहेंगे वेरी गुड मास्टर, वेरी गुड। हम कहते हैं वेरी गुड का क्या है? द्वालक की लंबाई। लैम्डा का हो वैसे आने वाली प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तो लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, बी द्वारक की चौड़ाई या द्वारक का साइज थीटा, ये वाला, कि जहां पर अपन व्यतिकरण करा रहे हैं, जहां पर अपन व्यतिकरण। सर ये तो विवर्तन है, हमने कहा विवर्तन में हम व्यतिकरण इनफैक्ट अध्यारोपण ही कराते हैं। बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे स्रोत होते हैं, मान लीजिए 100 स्रोत हैं, तो 100 तरंगें आपके यहाँ मिल रही हैं, तो यहाँ पर 100 तरंगों का अध्यारोपण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? विवर्तन। यहाँ पर थीटा 0, थीटा बड़ा, थीटा बड़ा, और अगर पर्दा बहुत लंबा, यहाँ पर थीटा 90 हो जाएगा, यहाँ पर थीटा 90 देख लो, यहाँ पर थीटा 0, थीटा बड़ा 90। अब जो प्रकाश कण 90 पे जाएगी, 90 डिग्री पर, इस रेखा से 90 पर जो प्रकाश कण जाएगी वो बता पर्दे पर कहाँ मिलेगी? बता पर्दे पर वो किस जगह मिलेगी? पर्दे पर वो किस जगह मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स? बताइए जरा। सर आलिया का है आलिया का हैप्पी वाला बर्थडे है सर। हैं पागल, आलिया का बर्थडे नहीं है, उसने अवतार लिया था, अवतार। इंसान नहीं है वो, अवतार है। आलिया मान अनंत पर कहां मिलेगी बेटा? सीधी जा रही तरंग, पर्दा ऐसे जा रहा है, ये सीधी कहां मिलेगी? अनंत पर, अर्थात पर्दे पर नहीं मिलेगी, अर्थात बेटा पर्दे पर मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, तो 90 डिग्री के लिए जो भी मैक्सिमम मिनिमम है वो हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, वो जाएगा अनंत पर। ठीक है, ऐसा तो याद रखिए। अब देखो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस, ठीक है, याद रखना। ठीक है, विवर्तन को कहते हैं इसमें डिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसको? डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में विवर्तन नहीं, डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा व मिनिमा की शर्तें। डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा व मिनिमा की शर्तें।
हम्म, हम्म। सर किसी बुक में इंडिया का साइंटिस्ट क्यों नहीं है? हम कारण बता चुके हैं बेटा, तुम पढ़ाई लिखाई करो। वैसे ऐसा नहीं है ना? बहुत सारे साइंटिस्ट हुए इंडिया के, आर्यभट्ट, रामानुजम, रमन, रमन साहब, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए इंडिया में। अब लेकिन ये है कि साइंस में नोबेल प्राइज नहीं मिल पाता है यार। साइंस में अभी भी मिला है अमेरिका और यूरोप वालों को, जर्मनी, इधर ऑस्ट्रेलिया वालों को, यही ले गए सब नोबेल प्राइज। आइए डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम मिनिमा की सकते हैं, तो देखो सवालों के लिए, सवाल सॉल्व करने के लिए, सवालों के लिए, सवालों के लिए ध्यान देना। सवालों के लिए अपन कहते हैं जो बी साइन थीटा है ना, ध्यान दीजिएगा। सवालों के लिए मैक्सिमा की शर्त, मैक्स नहीं मिनिमा की शर्त, मिनिमा, मिनिमा, इनको याद रखना है सवाल सॉल्व करने के लिए। तो मिनिमा के लिए अपन कहते हैं जो बी साइन थीटा है, बी का है दौरा, थीटा का है कोण, बी साइन थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए एन लैम्डा, बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एन लैम्डा, मिनिमा की शर्त है। सर ये तो मैक्सिमा की होती थी, हमने कहा वो व्यतिकरण में होती थी, किसमें होती थी? व्यतिकरण में। ये विवर्तन है, विवर्तन। एन का मान यहाँ स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर एक शर्त आती है भाई साहब मिनिमा के बाद मैक्सिमा की, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए अपन कहते हैं, मैक्सिमा के लिए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2। ओ माय गॉड सर ये तो मिनिमा की होती थी, माइनस आता था, हमने कहा नहीं मैक्सिमा, मैक्सिमा की शर्त है। और यहाँ की भी n की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी? 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर एक चीज आती है इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की शर्त का सुना है। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अपन कहते हैं थीटा बराबर 0 होना मानता, थीटा बराबर 0 डिग्री पर, थीटा बराबर 0 डिग्री पर सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री पर। जब थीटा 0 है तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, या बी साइन थीटा बराबर 0 कहें, डी साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 डिग्री, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, ठीक है। तो ये शर्तें सवाल हल करने के लिए, सवाल हल करने के लिए 2n-1 नहीं, 2n-1 नहीं बेटा, जो हम बता रहे हैं वही याद रखो। क्योंकि देखो 2n दोनों ही आप लिख सकते हैं, 2n-1 और 2n+1 में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम ऐसा इसलिए बना दिए ना कि अब जो n की वैल्यू होगा उसी क्रमांक का क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। हमने कहा n का मान 3 है तो हमने कहा थर्ड मैक्सिमा, n का मान 5 फिफ्थ मैक्सिमा, n का मान 12 हमने कहा 12वां मैक्सिमा, 12वां मैक्सिमा। ये लेने पर 2n+1, ठीक है, 2n+1 लेने पर, समझ गए, समझ गए ऐसा। n का वैल्यू 2 लिया थर्ड सेकंड मिनिमा, n का वैल्यू 3 लिया थर्ड मिनिमा, n का वैल्यू 4 लिया फोर्थ मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, n का वैल्यू 0, का 0 कोई मतलब नहीं, थीटा बराबर 0 पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। अगर आप ऐसा वाला ले लेंगे तो बिल्कुल ऐसा वाला भी ले सकते हैं। फिर आपको पता क्या याद रखना पड़ेगा उल्टा, कि n बराबर 1 पर कुछ नहीं, 1 पर कुछ नहीं, n बराबर 2 से स्टार्ट होगा, 2 पर पहला मैक्सिमा, 3 पर दूसरा मैक्सिमा, 4 पर तीसरा मैक्सिमा, 12 पर 11वां मैक्सिमा, 12 पर 11वां मैक्सिमा, n बराबर 90 पर 89वां मैक्सिमा। तो सच्ची चीज है ना, हमने बदल दिया 2n+1 लैम्डा बाय 2 कर दिया। अब जो n का मान होगा उसी ऑर्डर का, उसी क्रम का मैक्सिमा आएगा, उसी क्रम का मैक्सिमा आएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना सवालों के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक्चुअल कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिएगा जनाब, सर मैक्सिमा और मिनिमा किसका? आप तो गणित के विद्यार्थी हो। अब गणित के विद्यार्थी हो, हम घुस चलते हैं गणित में। किसमें घुस चलते हैं? गणित में। हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो किसका मैक्सिमा मिनिमा है ना? हम इंटेंसिटी मैक्सिमा मिनिमा किसका? मैक्सिमा, या हम जो मिनिमा की बात कर रहे हैं, मिनिमा की बात कर रहे हैं, ये किसका? तीव्रता का, तीव्रता, पतिव्रता नहीं, तीव्रता, तीव्रता का, तीव्रता का मैक्सिमा या मिनिमा, उसी की बात कर रहे हैं। ओके, तीव्रता हमारे पास है क्या? हमने परिणामी तीव्रता हमने पढ़ी नहीं थी क्या? I नॉट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय साइन बीटा, डिवाइड बाय बीटा, साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय बीटा स्क्वायर, डिवाइड बाय बीटा स्क्वायर। ये अपनी परिणामी तीव्रता थी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सर थीटा कहां है? हमका बीटा थीटा के पदों में होता है, बीटा थीटा के पदों में होता है, ठीक है। हमने कहा मैक्सिमा मिनिमा खेलो, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए भाई साहब अपन क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। आर का मतलब तो सिर्फ परिणामी है, तो हमने कहा आई का अवकलन करो, आई का अवकलन करो बीटा के सापेक्ष, बीटा के सापेक्ष, आई का अवकलन कर रहे हैं भाई साहब हम बीटा के सापेक्ष। तो एक बार अवकलन करने से हमें सारे क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, अर्थात अब तो कैलकुलस पढ़ लियो ना, कैलकुलस पढ़ लियो ना, अर्थात हमें वे सभी पॉइंट मिलते हैं जहां पर मैक्सिमा है या मिनिमा, जहां मैक्सिमा है या मिनिमा। तो चलो अवकलन करें। आई नॉट तो मो कांस्टेंट, ठीक है, बीटा की वर्ग का हर का वर्ग, हर का वर्ग, हर को एज इट इज, हर को एज इट इज, अवकलन अंश का। तो 2 आगे आया साइन बीटा और फिर साइन का अवकलन cos बीटा, cos बीटा। ये हमने अंश का अवकलन किया है, ध्यान से देखिएगा। माइनस, अब अंश को लिखो एज इट इज और अवकलन करो हर का, तो बीटा स्क्वायर का अवकलन 2 बीटा हो गया बीटा के ही सापेक्ष, ठीक है, बीटा के ही सापेक्ष। अब अपन क्या करते हैं? मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको किसके बराबर कर देते हैं? 0 के बराबर। इसको किसके बराबर कर देते हैं? 0 के बराबर। तो ये भाई साहब घुस गया 0 में, ये भाई साहब कहां घुस गया? 0 में घुस गया। ओ माय गॉड, 0 में घुस गया। हां हां, हम 0 में चलेगा, 0 में। तो जैसे 0 में गया तो इसमें से देखो क्या कॉमन आ गया, इसमें से बीटा 2 बीटा साइन बीटा, ठीक है। तो आई नॉट भी 0 में चला गया, आई नॉट भी कहां चला गया? सब 0 में चला गया। यहां से हमारे पास बचा b2 बीटा साइन बीटा, साइन बीटा। यहां से क्या बचा है? एक बीटा बचा है इनटू cos बीटा, इनटू cos बीटा, माइनस यहां से क्या बचा है? साइन बीटा, साइन बीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो क्या बची है? बीटा इनटू साइन बीटा इनटू बीटा cos बीटा माइनस साइन बीटा। ये बोर्ड में जरूरी नहीं है, बोर्ड के लिए नहीं है भैया, बोर्ड में नहीं खेलते बीटा बीटा, ये सब बोर्ड में कुछ नहीं है सर। बराबर 0, बराबर 0। अब हमने कहा देखो गणित 3 पद है, 1 2 3, 3 पद है 1 2 3, इनका गुणनफल, इनका गुणनफल कितना है भाई साहब? 0 है, 0। तो इसका मतलब हुआ ये तो बीटा बराबर 0 हो जाए, बीटा बराबर 0 हो जाए, या साइन बीटा बराबर 0 हो जाए, साइन बीटा बराबर कितना हो जाए? 0, या बीटा cos बीटा माइनस साइन बीटा बराबर 0 हो जाए। देखो तीन चीजें x, y, z, x, y बराबर 0 है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? हमने कहा या तो x 0 हो जाए, या y 0 हो जाए, या z 0 हो जाए, या कोई दो भी 0 हो जाए, या तीनों 0 हो। x y z, x y इंटू z, तीनों का गुणनफल 0 है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? x 0 हो जाए, या y 0 हो जाए, या z 0 हो जाए, या कोई दो 0 हो जाए, बरोबर, या तीनों 0 हो जाए। अपन ने सबको 0 कर दिया, बीटा 0 साइन बीटा 0, ठीक है।
अब इस जीरो का मतलब यहाँ से अपन ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, यहाँ से शर्त निकाल सकते हैं, साइन बीटा वहां गया तो बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना रीअरेंज करके, साइन बीटा उधर गया कॉस बीटा नीचे, साइन बीटा अपन कॉस बीटा टेन बीटा इजी, ठीक है बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही कह रहा मास्टर, तुम सही कह रहा हो मास्टर, तो क्या तो बिल्कुल सही रहा हो। अब बीटा बराबर जीरो बीटा बराबर जीरो, बीटा बराबर जीरो पर हम देखते हैं इंटेंसिटी का, बीटा बराबर जीरो पर इंटेंसिटी कितना है ना, केस 1 लेके चल रहा है, पहला वाला केस, बीटा बराबर जीरो, बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो देखो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है इसको अपन क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट इज साइन बीटा डिवाइडेड बाय बीटा इसका होल स्क्वायर, और हम कहना है बीटा टेंडिंग टू जीरो, बीटा इज टेंडिंग टू जीरो, बीटा कितना है जीरो है, बीटा कितना जीरो, अगर बीटा की वैल्यू जीरो है, बीटा की वैल्यू जीरो है भैया, तो अगर तुम्हें है हिम्मत तुमने पीडब्ल्यू का पानी पिया है तो इसका वैल्यू बताओ, बीटा टेंडिंग टू जीरो साइन बीटा अपॉन बीटा क्या होता है, कहां जाएगा, जल्दी जल्दी, लेट हो रहे हैं आसानी से बता दोगे, गणित के विद्यार्थी गणित के नहीं पिया पीडब्ल्यू का पानी, खून, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड गौरंग, वेरी गुड बेटा ध्यान, सही लगा, लोग केंद्र तुमने पीडब्ल्यू का पानी नहीं पिया, पानी नहीं तुमने खून पिया है हमारे पीडब्ल्यू के मास्टरों का, बेवकूफ जीरो लिख रहा है, अपने टेस्ट नंबर बता रहा है, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो याद करो अपन क्या कहते हैं, ऐसे पढ़ा होगा ना, लिमिट बड़ा कॉमन सेंस है, लिमिट की शुरुआत ये होती है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, पूरा ब्रह्मांड जानता है, कौन जानता है, पूरा ब्रह्मांड, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, बीटा टेंडिंग टू जीरो होगी, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर साइन बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, इसकी वैल्यू विल टेंड टू 1, इसकी वैल्यू विल टेंड टू 1, तो आई आर इज इक्वल टू कितना बता सर, आई नॉट बता, हमने कहा ये आई नॉट क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, तो बीटा बराबर जीरो किसकी शर्त आ गई भाई साहब, केंद्रीय उच्चिष्ट की आई है, सेंट्रल मैक्सिमा की आई है, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की शर्त क्या है बेटा, बीटा बराबर जीरो पर, अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि बीटा बराबर जीरो पर सेंट्रल मैक्सिमा, सर बीटा में छोड़ो, थीटा में बताओ, क्योंकि बीटा तो दिया ही नहीं होता ना, थीटा दिया होता, हमका बीटा का मान लिखो पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा बराबर जीरो, तो हमने कहा थीटा बराबर शानदार जीरो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्या चाल है तो बढ़िया, मैं सभी आता हूँ, चलिए थीटा बराबर जीरो पर सेंट्रल मैक्सिमा, तो एक हो गया। अब सर दूसरे में क्या है, साइन बीटा बराबर जीरो, तो साइन बीटा बराबर जीरो में एक तो सॉल्यूशन आ गया, बीटा बराबर जीरो हमका हो चुका है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, ये हो चुका है भाई साहब, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हो चुका है, हमका ओ माय गॉड, ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हो चुका है ना, वैसे हमने थीटा बराबर जीरो पर क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, तो हमने कैसे सॉल्यूशंस क्या होंगे, हमने कैसे सॉल्यूशन होंगे, बीटा इज इक्वल टू जीरो कब होता है, जीरो कब होता है, जीरो पर, पाई पर, 2 पाई पर 3 n पाई, बोलो भाई साहब, गणित के विद्यार्थी हो ना, बोलो भाई साहब, n का मान क्या 1 हो सकता है, n का मान हम यहाँ जीरो ले सकते हैं क्या, हमने कहा n का मान जीरो रखोगे ना मास्टर, n का मान अगर जीरो रखा तो बीटा बराबर आ गया जीरो, तो ये तो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन है, सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन है, तो ये वाला नहीं, क्या कर रहे हो, n बराबर जीरो नहीं बेटा, क्योंकि n बराबर जीरो पर बीटा बराबर जीरो वो हम डिसाइड कर चुके हैं किस कंडीशन है बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, अब देखो पाई बी, बीटा की जगह क्या था, बीटा हमने किसको माना था, पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। अब देखो भाई जब पाई से पाई बाबा टिल्लू, तो बी साइन थीटा बराबर बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, n लैम्डा, सर ये कंडीशन मिल तो गई, लेकिन मैक्सिमा की या मिनिमा की जाना पता हमें, सर ये मैक्सिमा की या मिनिमा, हमने एक काम करो साइन बीटा बराबर जीरो रख के देखो, आई आर में ये कंडीशन नहीं मिली, बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये मिली साइन बीटा बराबर जीरो, तो ध्यान देना कि आई आर की बात कर रहे हैं, आई आर क्या हुआ, हे प्रभु इसका होल स्क्वायर, हमने कहा बीटा को भैया जी कह रहे हैं साइन बीटा को जीरो रख दो, साइन बीटा को हमने जैसे ही साइन बीटा को जीरो रखा तो इंटेंसिटी कितनी आ गई भाई साहब, जीरो आ गई, जैसे ही बेटा हमने साइन बीटा को जीरो रखा तो इंटेंसिटी जीरो है, इंटेंसिटी जीरो कहां पर होती है, इंटेंसिटी जीरो होती है बेटा मिनिमा पर, इंटेंसिटी बराबर जीरो अर्थात मिनिमा, तो ये किसकी कंडीशन आ गई भाई साहब, मिनिमा की कंडीशन, तो हमने सवालों के लिए भी बेटा ये लिखा है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये दोनों कंडीशंस बिल्कुल परफेक्ट है, सेंट्रल मैक्सिमा पर थीटा बराबर जीरो, मिनिमा पर बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एप्रोक्सीमेशन है, सवालों में यही लेके चलना है, इसमें क्या बेटा एप्रोक्सीमेशन है, बट हमें सवालों में भैया यही लेके चलना है, पैटर्न अभी हम बताते हैं कैसा बनता है। तीसरा हमें जो कंडीशन मिला है, अब देखो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, मिनिमा हो गया, तो जो तीसरी शर्त बनी बची है वो किसके लिए होगी, तीसरी शर्त भैया जो बची है वो काय के काज में होगी, तीसरी शर्त हमने कहा तीसरी शर्त है क्या, तो तीसरी शर्त बराबर है बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा, ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी बचा क्या है, अब हमें चेक नहीं करना बचा क्या है, मैक्सिमा, तो ये कंडीशन किसकी हो गई, मैक्सिमा की, सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा बचे हुए अन्य मैक्सिमा के लिए, अन्य मैक्सिमा के लिए एक्चुअल कंडीशन, अन्य मैक्सिमा के लिए एक्चुअल कंडीशन, समझ गया, कहां से समझ सब कुछ हो चुका था। अब इसमें ये इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, नो अप्रोक्सीमेशन, ये एक्चुअल शर्त है, नो अप्रोक्सीमेशन, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, सदाबहार बढ़िया झन्नाट रिजल्ट है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वाला रिजल्ट है। सवालों के लिए मैं फिर से लिख देता हूं, सवालों के लिए हमें यही लेना है बी साइन थीटा, सवालों के लिए बी साइन थीटा का मान फॉर मैक्सिमा इज इक्वल टू हमको क्या लिखना है 2n + 1 * लैम्डा बाय 2। देखो वास्तव में होता क्या है, हमने एक पर्दा बनाया, दिस इज पर्दा, सुनना ध्यान से, ये क्या है अपना पर्दा है, स्क्रीन जिस पर अपन बेबर्तन पैटर्न बना रहे हैं, पर्दा नसी को बेपर्दा न करे तू, तो हमने कहा यहाँ बिल्कुल बीचों बीच तेरी की, यहाँ पर क्या बन रहा है भाई साहब, मैक्सिमा बन रहा है, कौन सा वाला मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक बीच में,
देखना कैसे बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। अब सेंट्रल मैक्सिमा के बाद क्या बनेगा सर? फर्स्ट मैक्सिमा। मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा नहीं आता। हो महाराज पगला ही लोग बूझता नहीं है तुमको। मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा नहीं आता, मैक्सिमा के बाद आता है फर्स्ट मिनिमा। यहाँ पर आएगा बेटा फर्स्ट मिनिमा। बूझे? यस सर, बूझ गए। फर्स्ट मिनिमा। ओके मास्टर। फर्स्ट मिनिमा के बाद हमने कहा मैक्सिमा आएगा, लेकिन चलो हम सेकंड मिनिमा बनाता। सेकंड मिनिमा, फिर यहाँ पर थर्ड मिनिमा। सर मैक्सिमा हम कब बनाएंगे? इनके बीच में आएगा मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सेंट्रल है तो सेंट्रल के यहाँ पर भी क्या बनेगा सर? फर्स्ट मैक्सिमा। यहाँ पर क्या बनेगा सर? फर्स्ट मैक्सिमा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें थ्योरेटिकल सवाल पूछा जा सकता है ना। जैसे एडवांस में 4 ऑप्शन होते हैं तो एक ऑप्शन में ऐसा डाल दिया इस कॉन्सेप्ट को। बोर्ड में तो नहीं, बोर्ड में ऐसा लिख के जाओगे फिर गलत कर देगा कि ये कहा है, लेकिन एक्चुअली होता है ये थर्ड। ये कोई पागल है वो हर जगह मैक्सिमा मैक्सिमा लिख रहा है। ये मिनिमा था भाई, इसको मैक्सिमा लिखने की आदत है। मिनिमा 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 मिनिमा, ऐसा ऐसा। अब होता क्या है, हमें ऐसा लगता है या ऐसा होना चाहिए कि दो मैक्सिमा के ठीक बीच में मिनिमा होना चाहिए। मिनिमा का सॉरी हमने मिनिमा तो बनाया सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। मैक्सिमा कहां होना चाहिए सर? दो मिनिमाओं के ठीक बीच में। तो दिस इज द ठीक बीच, ये ठीक बीच है दो मिनिमाओं का बेटा, ये ठीक बीच है। दो मिनिमाओं का बेटा क्या है? ये ठीक बीच। तो ठीक बीच में नहीं बनता है बेटा मैक्सिमा। जो मैक्सिमा बनता है वो लोअर ऑर्डर मिनिमा की तरफ बनता है। ठीक है, जो मैक्सिमा बनता है देखो, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, तो यहां तो कुछ बनेगा नहीं। अब फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, तो बीच में बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा। यहां पर फर्स्ट मैक्सिमा बनता है, याद रखना बेटा इस बात को, फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, ये ठीक बीच है भाई साहब, ये ठीक बीच है, दिस इज ठीक बीच। तो सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा के ठीक बीच में बनना चाहिए बेटा सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, इसके ठीक बीच में बनना चाहिए सेकंड मैक्सिमा। लेकिन सेकंड मैक्सिमा ठीक बीच में ना बन के छोटे वाले मिनिमा की ओर होता है। यहां पर बनेगा सेकंड मैक्सिमा। बस ये याद रखना है बेटा, सेकंड मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, सॉरी फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, बीच में नहीं बनेगा, बीच की जगह छोटे वाले मिनिमा की तरफ फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा। सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा बीच में ना बन के जो मैक्सिमा है वो कहां बनेगा? छोटे वाले मिनिमा की ओर। यहां बनेगा सेकंड मैक्सिमा। ठीक बीच में नहीं बनता है। हमें लगता क्या है कि मैक्सिमा जो होना चाहिए ना वो दो मिनिमाओं के ठीक बीच में, लेकिन मैक्सिमा दो मिनिमाओं के ठीक बीच में ना होकर लोअर ऑर्डर छोटे वाले मिनिमा की तरफ होता है। तो आप नोट डाल के ये पॉइंट लिख सकते हैं, नोट विवर्तन में, डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा दो मिनिमा के ठीक बीच में न होकर छोटे वाले मिनिमा की ओर होता है, मिनिमा के पास होता है या छोटे वाले मिनिमा के तरफ होता है, छोटे वाले मिनिमा। इसका रीजन क्या है सर? ये आया कैसे पता चला? हमने कहा बीटा बराबर 10 बीटा का ग्राफ बना, सॉल्यूशन निकालो। बीटा बराबर 10 बीटा का ग्राफ बना, सॉल्यूशन निकालो, अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जैसे हम अभी कहें कि ए बनाया हुआ, हमने कहा ए 96th मिनिमा है और ये 97th मिनिमा है। ठीक है, अब 96 मिनिमा पहले आता है फिर मैक्सिमा आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो सेंट्रल मैक्सिमा आया, ये सेंट्रल मैक्सिमा है भाई साहब। अब उसके बाद पहले मिनिमा आ रहा है, फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा। पहले मिनिमा आता है फिर मैक्सिमा आता है। तो हमने कहा इसका ठीक बीच यहाँ है, ये ठीक बीच है। अब आप बताओ इनके बीच में मैक्सिमा आएगा वो कौन सा आएगा? 96 मैक्सिमा। तो 96 जो मैक्सिमा वो ठीक बीच में होगा क्या? ठीक बीच में होगा। तो हम कहेंगे ठीक बीच में तो होगा नहीं। किस तरफ होगा? लेफ्ट या राइट? जल्दी बताओ भाई साहब, कहाँ होगा? लेफ्ट या राइट? कहाँ होता है जनाब? लेफ्ट या राइट? 96 में मैक्सिमा आएगा भाई साहब। अरे अनुराग चौरसिया, ये आईआईटीएन सब गधे हो क्या? पढ़ा नहीं है क्या? यहाँ पर मैंने कहा छोटे वाले मिनिमा की तरफ होता है। 97 लिख रहे हैं आधे बच्चे। छोटा वाला कौन है? 96 97 में छोटा कौन होता है? पगलू, छोटा वाला ये है ना, तो इसके तरफ होगा बेटा, यहाँ पर होगा, यहाँ इस जगह होगा भाई साहब। समझ गए बेटा बात को? समझ गए? छोटे वाले की तरफ। चलिए, तो इस चीज को बेटा ना आपको याद रखना है, रख लो। चलो, अब देखो बेटा, बेसिकली यहाँ पर जो पैटर्न मिलता है ना उसमें क्या होता है? जो तीव्रता होती है सेंट्रल मैक्सिमा पर तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। फिर जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते हैं तो अन्य मैक्सिमा की तीव्रता घटती जाती है। अन्य मैक्सिमा की तीव्रता क्या होती जाती है बेटा? घटती जाती है। एक फुट का होगा तो हम आपको बताएगा, नहीं है तो चलो, हमें जरूरत भी नहीं है। ये बोर्ड के लिए कुछ काम का नहीं है। ये देखो ग्राफ कैसे बनता है। व्यतिक्रम में क्या होता था बेटा? व्यतिक्रम में होता था कि चाहे किसी भी क्रम का मैक्सिमा हो, ध्यान दीजिएगा। छुट्टी बस अभी कर रहे हैं, छुट्टी अभी 5 मिनट में कर रहे हैं, 5 मिनट भी नहीं भाई, उससे भी जल्दी, आज हमको भी जल्दी जाना है।
देखो ध्यान देना, व्यतिकरण में जितनी तीव्रता पहले मैक्सिमा की उतनी ही दूसरे मैक्सिमा की, उतनी तीसरे मैक्सिमा की, उतनी 10वें मैक्सिमा की, उतनी 25वें मैक्सिमा की, उतनी सेंट्रल मैक्सिमा की। व्यतिकरण में सभी मैक्सिमा बराबर बराबर तीव्रता के बनते हैं, बराबर बराबर चौड़ाई के बनते हैं। फिर से कह रहा हूं, व्यतिकरण में पक्षपात नहीं होता, सभी मैक्सिमा बराबर बराबर तीव्रता के होते हैं, बराबर बराबर चौड़ाई के होते हैं, ठीक है, व्यतिकरण में। लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होता। विवर्तन में सेंट्रल मैक्सिमा की तीव्रता सबसे ज्यादा, देखो भज्जा यो है सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है सेंट्रल मैक्सिमा, और इसकी चौड़ाई भी सबसे ज्यादा होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई है, ठीक है। चलो वो तो हम कल बात करेंगे, ठीक है। फिर ये यहाँ पर क्या बना, ये बना है फर्स्ट मिनिमा। ये क्या लिखा है, इसको सबको भूल जाओ, हट भूल जाएंगे हम तुमको, भूल जाएंगे हम तुमको, भूल जाएंगे हम तुमको। इधर क्या मिला सर, यहाँ पर मिल रही है हमको फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। अब फर्स्ट मिनिमा के बाद हमको मिला भाई साहब फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा की तीव्रता बहुत कम, बहुत कम। फिर हमको क्या मिल गया, फर्स्ट मैक्सिमा के बाद बेटा हमको मिल गया सेकंड, सॉरी ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, इसके बाद मिला सेकंड मिनिमा, जहां तीव्रता जीरो है वो मिनिमा, तीव्रता जीरो है वो मिनिमा। फिर इसके बाद हमको क्या मिला, सेकंड मिनिमा के बाद फिर से अगला मैक्सिमा, ये अगला मैक्सिमा हो गया, और ये मिनिमा, थर्ड मिनिमा, ठीक है। ऐसे बेटा इस साइड है, ऐसा ही इस साइड है। ये मैंने किससे बनाया था, इससे, फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा और थर्ड मैक्सिमा का भैया और कम, ये थर्ड मैक्सिमा, ऐसे। तो सेंट्रल मैक्सिमा की तीव्रता सबसे ज्यादा, मेन चीज सेंट्रल मैक्सिमा ही होता है, मेन चीज या मेन क्वेश्चन सेंट्रल मैक्सिमा पर ही आते हैं, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो सर सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा, इधर भी फर्स्ट मिनिमा, इधर भी फर्स्ट मिनिमा, ये क्या होगा भाई साहब, इस साइड भी फर्स्ट मिनिमा होगा, फर्स्ट मिनिमा होगा, ये क्या होगा हमने कहा सेकंड मिनिमा होगा, सेकंड मिनिमा होगा, सेकंड मिनिमा होगा, ठीक है। ऐसे फैला हुआ ये थर्ड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जो तीव्रता है सेंट्रल मैक्सिमा की सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा की, फिर सेकंड मैक्सिमा की, फिर घटती जाती है, और चौड़ाई भी सबसे ज्यादा चौड़ा सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, फिर थर्ड में घटता जाता है। सेंट्रल मैक्सिमा सबसे बड़ा है ना, सेंट्रल मैक्सिमा सबसे बड़ा, फिर छोटे 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 मैक्सिमा बनते जाते हैं। तो ऐसा पैटर्न अपन को देखने को मिलता है फ्रॉनहोफर विवर्तन में उच्च की तीव्रता, ठीक है। अगर उच्च की तीव्रता याद रखना हो कि किस उच्च की तीव्रता कितनी आती है, जैसे बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अलावा, ठीक है। एन क्या उच्च का क्रम, एन बराबर हम 1 रखेंगे, 1 रखो, कितना आया एन का मान बेटा 1 रखना, 1 रखे तो 2 4 कितना आ गया, एन का मान 1 रख के वैल्यू बताना कितनी आ रही है, इतनी आ रही है ना, ठीक है। बस सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। ये तीव्रता का सूत्र, तीव्रता I इज इक्वल टू दिस थिंग 2 अपॉन, जो लिखा हुआ है ये सूत्र है, ठीक है। जरूरत नहीं पड़ती, कभी सवाल में इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कभी सवाल में बेटा हमें इन जनरल इसकी आवश्यकता नहीं होती, इन जनरल आवश्यकता नहीं होती, काम का नहीं, काम का। फिर भी देख लो एक बार, कभी किसी सवाल में कोई जबरदस्ती डाल दे, आई नॉट क्या है, केंद्रीय उच्च की तीव्रता, एन क्या उच्च का क्रमांक, एन बराबर 1, तो पहला उच्च देखो I1 एन बराबर 1 है ना, प्रथम उच्च की तीव्रता के लिए एन बराबर 1, ठीक है। एन बराबर कितना लिया, प्रथम उच्च के लिए एन बराबर 1, द्वितीय उच्च की तीव्रता के लिए एन बराबर 2 लिया, एन बराबर 2 लिया तो इतना आ गया, तृतीय के लिए एन बराबर 3, पांचवें के लिए एन बराबर 5, पांचवें के लिए एन बराबर 5, ठीक है। तो ये पैटर्न है। अब इसमें अगर इसकी डीपीपी मिले तो अभी सवाल सॉल्व नहीं करना, सवाल कैसे बनते हैं हम नेक्स्ट पर सीख पाएंगे, आज हम आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। अभी विवर्तन की डीपीपी मिले तो सवाल क्या बोलते हैं, विवर्तन की डीपीपी मिले तो वो अभी सॉल्व नहीं करना है, अगर मैम आप सुना तो आज डीपीपी अपलोड मत करना, डीपीपी नंबर 2 वाली, ठीक है। चलिए भाई साहब आज के लिए नहीं, तो बच्चों मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।